अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज मेनली बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से। ओलंपिक्स गेम कल बड़ी शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुए और मशल बुझा दी गई और उसके साथ साथ अब सफ़र शुरू हुआ है जनाब पेरिस 2024 का, जहां पर अब ओलंपिक्स के मुकाबले होंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का मौजू रहेगा टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के दस्ते की कारकर्दगी और फिर अब पेरिस 2024 के लिए जो चैलेंजेस हैं और इसमें हमें भी रोल प्ले करना है, यानी कि मीडिया को, आवाम को भी। बट सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज होती है क्या है महकमों की, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ओलंपिक एसोसिएशन है और फिर तमाम नेशनल फेडरेशन। और आज हमने 3 बड़े स्पेशल गेस्ट बुलाए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में रज़ी अहमद साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान राइफल एसोसिएशन के। इनके 3 शूटर्स ने जो है वो क्वालिफाई किया था, तो उनसे बात करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुई शाह साहब, जिनकी आप स्टोरीज पढ़ते रहते हैं ओलंपिक के हवाले से। उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे हीरो, ओलंपिक हीरो के वन ऑफ द हीरो अरशद नदीम, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, और तलहा तालिब, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर पाकिस्तान को मेडल की जो है वो आस दिलाई। उनके पीछे भी बहुत सारे मेडल हैं और मैं तलहा दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे मेडल्स में 2024 के ओलंपिक्स के जो मेडल है उसका इजाफा भी हो। आप इन तीनों से बात कराएंगे इस पूरे प्रोग्राम में। आज टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस 2024 की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जनाब रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब आपने हेडलाइंस देखी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रज़ी अहमद साहब जो कराची स्टूडियो में मौजूद है, पहले इन्हीं से शुरुआत करूंगा, फिर तलहा तालिब और मुई शाह साहब के पास चलेंगे। रज़ी साहब, शूटर्स की परफॉर्मेंस पर पहले आप ही क्या राय है? चूँकि गुलफाम जोसेफ बड़े अनलकी रहे, परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसी तरह हमने देखा कि जो बाकी 2 शूटर्स हैं उनमें से एक जो हैं स्पेशली GM बशीर, उन्होंने पहले दिन तक तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई। आप मुतमईन हैं? और तैयारी जो कराई गई बतौर एसोसिएशन, जो फंड्स मिलते रहे, ट्रेनिंग मिलते रहे, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, हमने इनको भरपूर तैयारी कराने की कोशिश की और हमने बेस नहीं किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से फ़ंड लेंगे। हमने अपने फ़ंड रिसोर्स किए और कुछ IOC से हमें स्कॉलरशिप मिली। उसके हिसाब से हमने तैयारी करी और इनको जर्मनी भी भेजा। फिर उसके बाद फाइनल सब कर गए थे। कितने दिन के लिए गए ये? जर्मनी 1 महीने के लिए गए थे, फिर कोविड हो गया तो 1 महीने के लिए और रुके, ये 2 महीने के लिए। 2 महीने वहाँ ट्रेनिंग मिली इनको पूरी? उनको ट्रेनिंग मिली। फिर उसके बाद हमने कोचेस से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन सारे लोग ओलंपिक में मसरूफ़ थे। ठीक है। फिर ये मैंने इनका कैंप लगाया कराची में, और इस कराची के कैंप के दौरान ये GM बशीर ने कम से कम कोई 6 टाइम ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान में, जो इंटर हमारे लोकल मैचेस होते थे। लेकिन सर, आपने ट्रेनिंग तो कराई, बट आप वहाँ नहीं थे, ये तीनों शूटर से, आप क्यों नहीं जा सके? अच्छा, उसमें वजह ये होती है कि पहले से एक्रेडिटेशन कार्ड बनाना होता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है। वो किसकी जिम्मेदारी है सर? ओलंपिक एसोसिएशन? नहीं, वो फेडरेशन भेजती है। ठीक है। और हमने उस जर्मन कोच का नाम भेजा हुआ था और साथ में एक मैनेजर का नाम भेजा हुआ था। ओके। तो वो कोच तो फाइनली नहीं आ सका, तो फिर वो टाइम आउट हो गया, इसलिए मैं नहीं जा सका उसमें। लेकिन इनकी तैयारी भरपूर थी। दूसरी बात, सेटिस्फाई है सर इन तीनों की जो परफॉर्मेंस? आप बतौर सेक्रेटरी कोच, आपके ख्याल में जो पोटेंशियल था उस पर परफॉर्म किया या बेहतर कर सकते? उसमें थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे। लेकिन स्किल वाइज तो ये कैपेबल थे कि कोई भी मेडल जीत सकते हैं। ओके। लेकिन शायद मेंटली इतने कैपेबल नहीं थे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एक्सपोजर नहीं। चलिए, आपने जो बात की ना, तला आपके पास आऊँगा, लेकिन मुई शाह साहब, जो रज़ी साहब फरमा रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के पास एबिलिटी तो है, या शूटर्स के तो चले, इन्होंने बताया कि जर्मनी में ट्रेनिंग मिली, बट मेंटली इतने जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो कमी रह जाती है, वो खुद भी कह रहे हैं कि मेंटली थोड़ा उनको स्ट्रेंथ होने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी किस पर है? और हमारे खिलाड़ी तलहा और अरशद के अलावा अगर हम बात करें तो वाकई इतने ज़्यादा वो हमें कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे थे। वजह क्या है? ट्रेनिंग सही नहीं मिली, फंड्स का इस्तेमाल सही नहीं हुआ। मुई शाह साहब, ओवर टू यू। गफ़ार, देखें, मैं कहता हूँ कि जिस एथलीट ने और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है टोक्यो में, वो सब ने अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं किसी की बुरी परफॉर्मेंस नहीं समझ रहा, क्योंकि इतने नामसाइद हालात होते हैं, इतनी इनको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, इनके बैक पे ना इनकी कोई सपोर्ट होती है, ना इनको कोई मैं कहता हूँ सही तरह ट्रेनिंग हासिल होती है, सही तरह इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, सही तरह इन पे हम खर्चा करते हैं। इसके बावजूद इतनी अच्छी ये परफॉर्मेंस देते हैं, तो क्रेडिट, ऑल द क्रेडिट गोज टू दीज एथलीट्स। फिर भी मैं कहूँगा, मेरे एतबार से जो तलहा तालिब की जो परफॉर्मेंस थी, शायद इसको कोई मैच ना कर सके। इवन अरशद नदीम भी तलहा तालिब को मैच ना कर सके, क्योंकि तलहा तालिब को 20 दिन तो पहले पता ही नहीं था कि इन्होंने ओलंपिक में जाना है और कब जाना है, किस तरह ट्रेनिंग करनी है। ना एक पैसा इन पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया। ज़रूर लगाया अरशद नदीम पे कुछ पैसा स्पोर्ट्स बोर्ड ने,
लेकिन अरशद नदीम मेडल पोटेंशियल था, उनको मेडल उठाना चाहिए था, उनको एक ना एक मेडल जीतना चाहिए था। जिस तरह क्वालिफाइंग राउंड उन्होंने खेला, क्वालिफाइंग राउंड में हमने देखा कि उन्होंने थर्ड बेस्ट थ्रो की। फिर जर्मन जो ही वाज थ्रेटनिंग टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीटर जो थे वो आउट हो गए। तो उसमें हम तो डायरेक्ट वन ऑन वन हम फील कर रहे थे कि चोपड़ा से अरशद नदीम की डायरेक्ट टसल होगी फॉर मेडल, वो ना हो सका। और मेरा ख्याल है उसकी रीजंस थे। गफ्फार, आप ये हमें एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, हमें जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि क्या रीजन थे जो अरशद नदीम अपनी वो वाली थ्रो भी उसको भी अचीव ना कर सके जो उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में की। क्वालिफाइंग राउंड में 85 से वो ऊपर गए, और यहां ईरान में उन्होंने 86 एंड ओवर किया, और ही इज कैपेबल ऑफ इवन टचिंग 90। तो वो 85 ना कर सके। और जो मुझे समझ आती है, जो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और जिस तरह लोगों से पता किया है, वो एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, वहां से कोई भी दुनिया का ऐसा मैं कहता हूं कि इन बिटवीन द कंपटीशन आपको कभी सोशल मीडिया की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। भाई, आप तो कंपटीशन के दरमियान है, ठीक है। आपने कल 2 दिन बाद आपने थ्रो करनी है, 2 दिन बाद आपका फाइनल है, और आप इधर से मुबारकबादें भेज रहे हैं और उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये नहीं होता। आपको मेंटल, आपको एक तरह से आपको पुरसुकून माहौल चाहिए। आपको चाहिए कि आप सारी कंसंट्रेशन अपनी थ्रो पे लगाएं और फाइनल जो आप खेलेंगे। पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सीनियर साथी हैं। लेकिन एक चीज तो मैं भी रजी साहब के साथ स्टूडियो में भी डिस्कस कर रहा था, आपसे क्विकली लूंगा फिर तला की तारीफ जाते हैं। वो ये है कि मीडिया मैनेजर भी माशाल्लाह तो कोई नहीं भेजा गया ना, जो खिलाड़ियों को हमारे साथ मीडिया के साथ आपके साथ कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो, या जिस तरह की अभी इनके डिपार्चर वगैरह भी हुए, कोई मीडिया मैनेजर मौजूद ही नहीं माशाल्लाह। जी जी, नहीं गफार, वो तो बड़े मसाइल हैं। अब मीडिया मैनेजर नहीं है, तला के साथ कौन था? नहीं, तला के साथ एक फेडरेशन के साथ होना चाहिए था सर, कंटिंजेंट के साथ। तला के साथ मैं कहता हूं 3 ऑफिशियल होने चाहिए थे। रिक्वायरमेंट 3 ऑफिशियल्स की है। एक डॉक्टर होना चाहिए था, ट्रेनर होना चाहिए था, टॉप ऑफ द क्लास इसके साथ कोच होना चाहिए था। तला, सबसे पहले अगेन आपसे पहले भी बात हुई थी, बहुत बहुत मुबारकबाद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी रही, अनलकी रहे। लेकिन तला, बताइएगा आपका एक्सपीरियंस जो रहा टोक्यो ओलंपिक्स का, जो मुईशा साहब फरमा रहे हैं कि अगर डॉक्टर या आपके कोच या आपके 3 ऑफिसर साथ होते तो बड़ा फर्क पड़ना था। फलस्तीनी कोच ने तो आपकी बड़ी मदद की, बट अपना कोच साथ होता तला तो शायद वो आपको बताता ना उस वक्त जब आप चूज कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, और अभी आपके बाद बाकी अटेम्प्ट होना थी। आप समझते हैं क्या वजह थी कि वो मेडल आपके करीब आके आपसे दूर हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने जितनी भी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने अभी तक किसी शो में ये बातें नहीं की जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो मेरा ओलंपिक्स पे जब मेरा नाम आया तो वो 25 जून की कंफर्मेशन आई थी और 25 जुलाई को कंपटीशन था। तो मेरे साथ अगर कोई कोच नहीं जा सके, जो मेरे वाला साहब कोच थे, या कोई और अच्छा कोच नहीं जा सके, तो उसकी वजह ये थी कि एक्रीडेशन उनका नहीं था बन सकता इस लिमिट में, क्योंकि 2-3 माह पहले आईओसी की पॉलिसी है कि एक्रीडेशन नहीं आप बन सकते, जो डिटेल्स आप पहले सेंड कर देते हैं। एक ये फैक्ट था, और दूसरा फैक्ट ये था कि जो वैक्सीनेशन थी कोविड की, वो मेरी बाय चांस हुई थी अभी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट नहीं था किया कि 30 साल से जो कम उम्र है उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो। तो मैं इस्लामाबाद जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा के आया था, और यहाँ पे आगे फिर मैंने अपना डाटा जो मेरा अंदराज हो गया था नादरा में, वो आगे रख के तो वैक्सीनेशन मेरी 19 जून को कंप्लीट हो गई थी। 2 डोजेज लगनी थी। तो जो मेरे वालिद साहब थे, जो मेरे कोच, वो इसलिए साथ जा सके, एक तो उनकी वैक्सीनेशन नहीं थी हुई, और मैं उधर पहुंचा 22 तारीख वाले दिन रात के वक्त। पीछे कंपटीशन में से 3 दिन। 21 जून को फेडरेशन ने और पीओए ने टिकट अप्लाई की, तो तब भी 50% था कि मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पार्टिसिपेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये भी बाय चांस 21 जून को अप्लाई कर दिया कि अगर नहीं जा सकता तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर जाता है तो ये ना हो कि 25 जून को अगर 26 को आती है तो कंपटीशन गुजर जाए। लेकिन 25 को कंफर्मेशन आई, अगर वो 27 या 28 को अप्लाई करते टिकट का तो कंपटीशन गुजर गया होना था।
इसलिए उन्होंने 21 जून को रिस्क पे मेरी टिकट अप्लाई कर दी। उसके बाद कोच नहीं साथ गए, कोई मेरे वाला साहब थे, तो वो एक्रीडेशन का मसला था और वैक्सीनेशन का मसला था। और जो मेरे साथ गए थे हाफिज इमरान बाट साहब, वो मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट सीनियर पाकिस्तान के इस वक्त वो कोच हैं। 10 साल वो वापडा के मैनेजर भी रहे और उनकी मैनेजरशिप में 10 साल वापडा की टीम गोल्ड जीत रही थी। और जो फ़लस्तीन के जो कोच थे वो पर्सनल, आपको मैं पहले भी बताया था कि पर्सनल हमारे दोस्त भी थे, उन्होंने मुलाकात का कहा था, तो उन्हें कंपटीशन पे बुला लिया था, तो उन साथ वैसे उन्हें हेल्प कर दी। और लेकिन जो टेक्निकल जो कोचिंग होती है वो स्कोर बोर्ड की होती है। जैसे आप साहब ने देखा कि लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है, इतनी लिफ्ट रह गई हैं, तो जो कोच होता है तला, इससे पहले ब्रेक पे जाने मुझे बताइएगा, जो लेट आपकी कंफर्मेशन है इसकी वजह क्या थी? लेट कंफर्मेशन, वो जो इनविटेशनल सारा मामला था वो लेट डिसाइड हुआ? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। एक वाइल्ड कार्ड पे होता है, एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन और एक इनविटेशनल प्लेस। वाइल्ड कार्ड 2 गेम्स के आते हैं हर मुल्क में, स्विमिंग और एथलेटिक्स। क्वालिफाई मेरा नहीं था हो सका, उसकी वजह ये थी कि एक कंपटीशन पे मेरे बाकी मुल्क के वेट अबाउट नहीं थे, तो IWF ने वो क्वालिफिकेशन राउंड उठा लिया था। ठीक है, चला मुझे एक क्विक ब्रेक लेना है पूरा। से जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, तला से उनकी बात कंप्लीट करेंगे, फिर शाह साहब और पहुंचेंगे रजी साहब के पास। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तलहा, मैं आपको ही पहले मौका दूंगा दूसरे पार्ट में भी कि आप वो पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा। इनविटेशनल जो एंट्री थी वो लेट कंफर्मेशन क्या हुई, उसके साथ साथ मुझे 2 चीज़ें बताइएगा। अमूमी तासुर यही है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए इवेंट मिलते नहीं या कम मिलते हैं। दूसरा, क्या आप पूरी तरह मुतमईन है कि आपको तमाम सहूलियात मिली जो एक इंटरनेशनल एथलीट को मिलनी चाहिए थी जिन्होंने मेडल जीते, या ऐसी कोई चीज़ आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो अब बेहतर की जा सकती है? यही सवाल आगे चल के मैं रजी साहब और मुईद शाह साहब से करूंगा। जी तला। जी, अब पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो एनुअली बजट है वो 1 मिलियन है, तो उसमें आप पूरा साल जो कंपटीशन होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट ओलंपिक्स में जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो कुछ क्वालिफिकेशन राउंड ऐसे थे कि जो काफ़ी यानी कि दूर थे, अमेरिका में अगर है तो उसके लिए फंड नहीं था। अब 10 लाख रुपए में 5-6 कंपटीशन नहीं। आपने कम से कम कितने इवेंट मिस किए होंगे इस क्वालिफिकेशन जो प्रोसेस था, इसमें कितने इवेंट कहाँ मिस हुए आपके? मेरा जो फर्स्ट इवेंट मिस हुआ वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, फिर जूनियर एशिया पे मैं गया लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई, वो एयरलाइन की वजह से हुआ। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो मेरी मिस हो गई, और एशियन चैंपियनशिप थी वो मेरी मिस हुई। ये 4 क्वालिफिकेशन राउंड मेरे मिस हुए, और जिनमें से 6 टोटल क्वालिफाई वाले राउंड खेलने थे और मेरे 4 सिर्फ कंप्लीट हो चुके। और जो मैंने लास्ट 2021 की जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसका जो मेरा रिजल्ट था वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने IWF को फॉरवर्ड किया और IOC को फॉरवर्ड किया कि ये टेक्निकल इश्यूज थे, इसकी वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर सका, तो हम इसके लिए यानी कि अप्लाई करते हैं इनविटेशनल प्लेस में। तो उन्होंने कंसीडर किया, तो फिर मेरी पार्टिसिपेशन हुई ओलंपिक। ठीक है शाह साहब, अब ये जो बातें तलहा ने बताई हैं, जैसे कि सिर्फ 1 मिलियन की ग्रांट है, जाहिर बात है ये तो ना होने के बराबर है किसी ओलंपिक स्पोर्ट के लिए। दूसरा, मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयर जब आते हैं मीडिया पर तो वो ऑब्वियसली उतनी बात करेंगे जो उनको कहनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन के साथ भी चलना है। ज़्यादा जो है वो डिमांड मुझे लगता है तलहा से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ये प्लेयर के कंडक्ट में शामिल होता है। बट शाह साहब आप तो बताइए कि जो तलहा ने बताया इवेंट मिस हुए, या जो ग्रांट इतनी कम है, या ऑब्वियसली जो सहूलियात हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालेगा। फिर रजी साहब के पास में चलता हूँ 2024 के हवाले से। गफ़ार, देखें, बंदे को बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑनेस्टी तो ये है कि जब आप एक गोल्ड मेडलिस्ट तैयार करते हैं खासकर ओलंपिक के लिए, तो उस पर खर्चा जो है वो तकरीबन ओवर द ईयर्स, ये कोई 1 महीना या 1 साल की गेम नहीं है, ये 3 साल की तैयारी है जी। और उस पर आप कम अज़ कम 6 से 7 करोड़ रुपया लगाएंगे तो आपको मेडल देगा।
वो किस तरह लगाएंगे? उसमें आपके कोच का जो इंटरनेशनली रिनाउंड कोच ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप साउथ एशियन गेम के लिए तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, इंटरनेशनली रिनाउंड कोच उसी स्पोर्ट्स का, जिस तरह वेट लिफ्टिंग है। मैं तला बेशक मेरे से इत्तेफाक न करें, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि तला के पास अच्छा कोच होता। इसने क्लीन एंड जर्क 170 नहीं 180 के करीब जानी थी इसकी, और इसकी स्नेच जो है 150 से ऊपर जानी थी। लेकिन क्योंकि एक तो इसको पता नहीं था 1 महीना पहले कि इसने ओलंपिक में जाना है या नहीं जाना, दूसरा इसके पास आउटस्टैंडिंग जो एक्सपर्ट मोस्ट मॉडर्न कोच है वो उसकी फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी। तीसरा, इनको कोई सही तरह से इनकी ट्रेनिंग का कोई, आप देखें तला किधर ट्रेनिंग करता रहा है, एक स्कूल में ट्रेनिंग करता रहा है। और भाई आपको ये आपने सफेद जो हाथी पाला हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इसमें आप इतने जिम्नेजियम बनाए हुए हैं, इतनी इसमें फैसिलिटीज बनाई है, ये किस लिए काम आएंगी भाई? ये इन्हीं स्पोर्ट्स, ये आपके स्पोर्ट्समैन, खासकर जो टॉप के स्पोर्ट्समैन है, अरशद नदीम जाके लाहौर ट्रेनिंग करता रहा है। मुझे एक चीज बताइए, आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं, आपकी बड़ी नजर है शाह साहब, ये जो ओलंपिक आपने बात की स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑफिस, मैं तो बल्कि हंसते हुए कहता हूँ इतना बड़ा बनाया हुआ है कि अगर छोटा बच्चा गुम हो जाए तो उसको ढूंढने जो है वो आप ये हकीकत है, ये हकीकत है, इसका क्या फायदा है? सही बात बता रहा हूँ, मैं कौम को बता रहा हूँ कि फैसिलिटी मौजूद है। बट शाह साहब, हमारे क्यों नहीं लगे तमाम खेलों के कैंप्स यहाँ पर? हमारी जो फेडरेशन है उसका स्पोर्ट्स बोर्ड का डीजी नहीं रहा 2 साल, 2 महीने पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई, 44 करोड़ रुपए की आपकी स्टोरी थी, वो यूटिलाइज नहीं हुए। इसका जिम्मेदार कौन है सर? सर कौन जिम्मेदार है? आपको पता है स्पोर्ट्स बोर्ड है, हर चीज, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएं, स्पोर्ट्स बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हम एथलीट को हर किस्म की स्पोर्ट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और हमारे एथलीट्स को कोई स्पोर्ट में नहीं मिलती। मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में अगर इसका इंडिया का एक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको जिस तरह चोपड़ा ही है, उस पर 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 2019 के बावजूद। जी 2019 के बाद जब उसने यूथ गेम्स में उसने गोल्ड मेडल लिया था, उन्होंने इसको पिक कर लिया, और उसने ये मैं नहीं कहता कि सारे, तकरीबन अराउंड 5-6 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने दिया, 3-4 करोड़ कॉर्पोरेट सेक्टर ने स्पॉन्सरशिप उसके लिए आई, उसको लेटेस्ट मॉडर्न कोच रख के दिया, उसकी ट्रेनिंग उन्होंने बाहर करवाई, उसको कंपटीशन ऊपर नीचे मिलते रहे, और फिर भी वो 86 तक गया। और मैं कहता हूं कि ये अरशद नदीम को इस तरह की सपोर्ट मिलती, अरशद नदीम को मिलती, तो मैं कहता हूं तो इजीली टच कर सकता है 90। थोड़ा सा उसकी आपको रन अप का थोड़ा बेहतर करें, पूरा उसका जोर जो जेवलिन पे वो लगे। मैं हकीकत में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी एथलीट्स में बहुत पोटेंशियल है, खासकर जो तला तालिब, अरशद नदीम, और इवन शूटर जो हैं, गुलफाम है, अपना गुलाम मुस्तफा बशीर है, इन सब में पोटेंशियल है, मेडल विनिंग पोटेंशियल है। शाह साहब, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है इस चीज पर लिखते हैं, अगर आप ये इतने तजर्बे के बाद कह रहे हैं तो हमें वाकई खुश और हौसला रखना चाहिए कि टैलेंट तो है। लेकिन अब मैं एसोसिएशन के हवाले से बात करूंगा। रईस साहब, ऑब्वियसली मैं अब तला से भी ये बात करूंगा, और आम में ऑब्वियसली कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा टाइम रखें, क्योंकि इस टाइम में सिर्फ दोनों पार्ट्स आधे आधे डिवाइड हो सकते हैं। चलें, टोक्यो में सर जो हुआ 2024 के लिए, ऑब्वियसली अब आपके कॉमनवेल्थ भी अगले साल आ रहे हैं, एशियन गेम्स भी हैं, और कौन से सर गेम्स हैं, और क्या आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कौम को कोई बताना चाहेंगे कि शूटर्स को क्या तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं? अगर नहीं है तो वो क्या है जो चीज़ें स्पोर्ट्स बोर्ड या गवर्नमेंट कर सकती है, और क्या ग्रांट आपको भी सिर्फ 1 मिलियन या उसके अराउंड मिलती है जिस तरह बाकी खेलों को मिलती है? एग्जैक्टली, हमारी भी ग्रांट इवन है जैसा सबके। पूरे साल के कितने सर? अभी इस साल उन्होंने 10 लाख रुपए हमें, पूरे साल के 10 लाख, 17 लाख हमारी एनुअल ग्रांट है, जो 17 लाख एनुअल ग्रांट है। कभी स्पोर्ट बोर्ड ने इवैल्यूएशन की कि 3 शूटर्स को अगर सिर्फ टूर पे ही जाना हो, गुफार, तो कितने पैसे लग जाते हैं? 17 लाख है, लेकिन इनको मिली इस दफा 10 लाख है। 10 लाख है माशाल्लाह, 7 लाख भी नहीं मिले। लेकिन रईस साहब, ऑनेस्टली बताइएगा, जो स्पोर्ट्स बोर्ड, क्या इस ग्रांट से आपने कभी उनको पूछा है कि इस ग्रांट से मैं क्या करूंगा? देखिए, मुझे ठीक से पता था कि स्पोर्ट बोर्ड से हमें ये ग्रांट नहीं मिलेगी, इसलिए हमने, माशाल्लाह आपको पहले यकीन था कि कुछ नहीं करना। 100%, और मैं यही कहता था कि अगर हम इसके पीछे जाते रहे तो हम अपने एफर्ट नहीं लगाएंगे। हमने फंड जनरेट किए और उनको पॉसिबल जहाँ जहाँ कंपटीशन, जर्मनी में आपने भिजवाया थे वहाँ, जर्मनी कैसे भिजवाया सर आपने? जर्मनी से हमने, एक तो हमें IOC का स्कॉलरशिप मिल गया मेरिट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हमने किया, कुछ हमने फंड रेज किए लोकल उससे जनरेट करके, और इनको सारे कंपटीशन में जो पॉसिबल हो सकते थे उसमें सब। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा ब्रेकअप आपको बता दूं इसमें। जी बताइए, जी बताइए। जी जी,
इनका ब्रेकअप ये है कि अराउंड 3,60,00,000 रुपए इन्होंने शूटिंग की, ये शूटर्स थे 3 जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनकी ट्रेनिंग और इनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर पे लगाए। उनमें से तकरीबन 1,60,00,000 या 1,70,00,000 रुपया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने IOC से इनको करके दिया। ठीक है। 16 लाख सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया और बाकी फेडरेशन ने तकरीबन जो बचता है कोई 1.5 करोड़ और इसके इर्द गिर्द, वो फेडरेशन ने अपने तहीं अपनी एफर्ट से कॉर्पोरेट सेक्टर से या किसी स्पोर्ट्स बोर्ड किस लिए मौजूद है फिर पाकिस्तान में? ये आप क्वेश्चन करें, मेरा ख्याल आप जरूर स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी को बुलाएं। बिल्कुल बुलाएं। ये इस तरह नहीं होता कि आप जी इनको दें कुछ ना और आप कहें जी जाके मेडल लेके आए, आप इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर ना दें और आप कहें मेडल लेके आए और फिर कहें जी बड़ा कुछ हो रहा है जी और ये हो रहा है। आपका देखें स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट तकरीबन 90% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, जो कि बहुत गलत है। आप 3-4% सिर्फ आप एथलीट पे लगाते हो, तो फिर किस तरह रिजल्ट आएंगे? ठीक है, रईस साहब का पॉइंट में ले लूं। अब जारी बात है, इस प्रोग्राम को मैंने जो डिवाइड किया, हमारा जो आखिरी पार्ट है वो मैं बात कर रहा हूं सर 2024 के हवाले से। सर क्या हम शूटर से उम्मीद रख सकते हैं कि भारत के बिंद्रा की तरह, या ऑब्वियसली दुनिया में आप देखें ना, भारत से हम इसलिए बात करेंगे कि वो भी हमारी तरह ही है। ठीक है, उनकी आबादी बहुत है, शायद अपनी आबादी के लिहाज से तो उनको बहुत मेडल जीतने चाहिए, लेकिन चले फिर भी वो हमसे बहुत बेहतर ही हैं। इस ओलंपिक में भी उनके मेडल्स मौजूद थे, तो गोल्ड भी जीत लिया। क्या हम सर इस कैपेबल हैं? 2 सवाल है मेरे इस पार्ट के। एक तो क्या अहलियत है हमारे शूटर्स में कि 2024 में ओलंपिक मेडल जीत सकें? दूसरा, क्या सहूलियात हैं? क्या हम उन्हें वो तमाम मतलूबा चीज़ें देंगे कि वो जीत सकें, या सिर्फ ये बातें ही होंगी? देखिए, एक तो इंडिया से कंपेयर नहीं करें। इंडिया का जो शूटिंग का बजट है वो हमारे टोटल पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के बजट से ज़्यादा। वहाँ बजट सर कौन देता है उनको? वहाँ सरकार देती है या स्पॉन्सरशिप से। हमारी सरकार कहाँ है सर? अब वो तो एक अलहदा बहस है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप अपना प्रोग्राम बता देता हूँ कि हम कैसे हमने देखें। इधर ओलंपिक ख़त्म हुए, इधर हमने यूथ और जूनियर की नेशनल चैम्पियनशिप करा दी, वो ख़त्म हुई है। उसके बाद हम ये नेशनल चैम्पियनशिप करा रहे हैं अगले महीने अगस्त, और इसकी बेसिस के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे जूनियर्स में से, यूथ में से और सीनियर्स में से, उनको रेगुलर ट्रेनिंग कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, वो इंडिया में होगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, बहरहाल उसमें फ़ौज नहीं कि बहुत सारे लोग शायद न जा सकें जी, तो उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद है एक थाईलैंड में मैच है ओपन, उसमें शूटिंग का इवेंट भी है, उसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के लिए हम पूरी भरपूर तैयारी करेंगे कि एशियन गेम्स। सर खलील जो हैं, जेम बशीर और गुलफाम, ये 3 तो अभी गए थे। क्या आप समझते हैं कि अगले ओलंपिक में, स्पेशली गुलफाम तो मुझे लगता है उनका तो पहला ओलंपिक था, इससे पहले मुझे अगर सही याद है बशीर और खलील तो पहले भी खेल चुके हैं, बट आपको चाहेंगे कोई नया टैलेंट निकले? और है हमारे यहाँ नए टैलेंट के लिए मौके मौजूद? बिल्कुल, आपका यह सही सवाल है। बात यह है कि अभी एक चौथा हमारा 1 पॉइंट से सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए रह गया, और ये वो वाहिद इवेंट है जिसमें 3 ने क्वालिफाई किया और चौथा सिर्फ 1 पॉइंट से रह गया क्वालिफाई करने के लिए। तो ये नहीं है कि हम बैकअप हमारे पास नहीं है, बैकअप मौजूद है। अब के 3 ने क्वालिफाई किया है, शायद 5 नेक्स्ट टाइम में 5 क्वालिफाई करेंगे, और उसकी तैयारी जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि हमने फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी। चलिए, पहले तो आपने बताया ना कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, यही हमारा फोकस है, उसके बाद फिर ओलंपिक। लेकिन रोड टू ओलंपिक्स के लिए अब तलहा के पास चलते हैं, जो कि हमारे पोटेंशियल इंशाल्लाह मेडलिस्ट हो सकते हैं 2024 में। तलहा, आप बताइएगा कि अब आपके लिए भी यही आने वाले गेम्स जो इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बता दीजिएगा। दूसरा, तलहा ऑनेस्टली बताइएगा कि 2024 में अगर कौम आपसे, अरशद नदीम से मेडल की उम्मीद रखती है, तो आज ऑन रिकॉर्ड बताइए जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, ताकि 2 साल बाद जब हम शोज़ कर रहे हो तो हमें आपकी रिक्वायरमेंट भी पता हो और हमें पता हो कि जो आपने डिमांड की थी पूरी हुई कि नहीं हुई। कौम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद रख ली है, तो मैं यही कहूँगा कि जो बजट 1 मिलियन है एनुअल, उससे आप 30 मिलियन पे कर लें, ताकि जो कॉम्पिटिशन्स हैं मज़ीद हमें मिल सकें और एक्सपीरियंस हमारा ज़्यादा हो, हमें पता हो कि हमारे साथ किसने कम्पीट करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अकेडमीज बनाई जाएं, गुजरांवाला हो गया या और जितने शहर हैं जिनमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे अकेडमीज बनाई जाएं, अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, पार्टनर्स कोच आएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो बताएं कि ये आपकी टेक्निक में ये अगर इश्यू है तो आप इस पे ये काम करें, इस मसल की आप ट्रेनिंग करें। उसके बाद जो हमारे जो गाइड सप्लीमेंट्स वगैरह के जो अखराजात हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप लगाई जाए, ताकि हम मेंटली फ्री होकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं।
और पर्सनली अगर ये अकेडमीज नहीं बनाते तो पर्सनली वेट प्रोवाइड कर दें, ताकि क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 टाइम होती है, सुबह मैं करता हूँ, फिर दोपहर में करता हूँ, रात में करता हूँ। तो मैं पर्सनली जो मेरा वेट है वो मैं घर में रख के, मेरा इस वक्त 2nd फ्लोर पे भी वेट पड़ा हुआ है, मैं सुबह की जो ट्रेनिंग है वो घर में भी करता हूँ और शाम की ट्रेनिंग भी मैं स्कूल में करता हूँ। तो पर्सनली मेरे पास वेट हो, मुझे कोई टेंशन ना हो कि मेरे पास ये नहीं है। तो गुजरावाला में भी तस्वीर इंटरनेट पे वायरल हुई है जिसमें वो वेट दिया जा रहे हैं, आपकी तस्वीर तो खैर थोड़ी कोने में मौजूद है, बाकी 1-2 तस्वीरें बड़ी बड़ी उधर लगी हुई है। वो क्या मामला था, क्या वो वेट आपके लिए पहुंचाए गए हैं, क्या है वो सब? सर वो गुजरावाला रीजन के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है, एक जिम्नेजियम बना है, उसका जो हॉल है उसके अंदर इन्होंने बेड प्रोवाइड किया है और वो पूरा गुजरावाला रीजन आके यूज करेगा। वो स्पेशली तलहा तालिब के लिए नहीं है। और अगर मुझे, जैसे मैं बताया कि मुझे पर्सनली चाहिए वेट, वो नहीं है मेरे पास। अब 50 लोग अगर आते हैं तो टाइमिंग का भी इश्यू होना है, मेरी ट्रेनिंग में भी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग और जो बाकी हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट है। चलें तना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौका का। शाह साहब, आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे, प्रोग्राम में वक्त है अपने इख्तिताम की जानिब। अगर 24 में शाह साहब हमने मेडल जीतना है तो तलहा ने तो अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, बट क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन, हमारा जो गवर्नमेंट है, इवन हमारे लोग, हमारा मीडिया, कंबाइनली क्या करना पड़ेगा सर ये पूरा का पूरा, अगर हम 2024 आज बैठ के ओलंपिक 2021 ख़त्म होने के अगले दिन ही बात कर रहे हैं, इतने पहले, अभी 3 साल बाकी हैं, क्या करने की ज़रूरत है? देखें, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है और बड़ा टाइमली आपने ये प्रोग्राम इस पे किया है। अगर आपको ओलंपिक में परफॉर्म करना है, ओलंपिक में मेडल जीतना है पेरिस में 3 इयर्स डाउन द लाइन, तो आपको आज से ट्रेनिंग शुरू करानी पड़ेगी। आज से आपको तलहा तालिब जैसे आपके तीनों जो शूटर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अरशद नदीम हो और कोई भी ऐसा पोटेंशियल वेट लिफ्टर हो, रेसलर हो, इनाम हो या कोई और रेसलर आप समझते हैं कि उसमें पोटेंशियल है, ये फेडरेशन को पता होता है, ये उन लोगों को पता होता है जो साथ लेके चलते हैं कि किस में पोटेंशियल है और कौन 2 साल में तैयार होने के काबिल है। उस पर आज से इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के बगैर प्लेयर तैयार नहीं होता, एथलीट तैयार नहीं होता। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कराएगा। अगर आप कहें कि स्विमर जाके गोल्ड मेडल जीतेगा पेरिस में, वो नामुमकिन है। हमारे स्विमर और हमारा जो एक सोसाइटी का कल्चर है उसमें स्विमर हम तैयार करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हम एथलीट तैयार कर सकते हैं, हम वेट लिफ्टर तैयार कर सकते हैं, हम रेसलर, हम शूटर, ये सारे हम तैयार कर सकते हैं, टेक्वांडो के प्लेयर हम तैयार कर सकते हैं, मार्शल आर्ट जितनी भी हैं उन पे हम एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक तो टॉप ऑफ द लाइन आपको कोचिंग चाहिए, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए इन एथलीट्स के लिए, और आपको इनके लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो अप टू डेट, जिस तरह तलहा तालिब ने कहा मेरे अपने वेट नहीं है तो मैं किस तरह घर करूं ट्रेनिंग और किस तरह मैं जाके बाहर करूं ट्रेनिंग, मेरे पास तो वेट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक अब है। एक इतना टॉप क्लास का एथलीट जिसके पास जो ओलंपिक में 4थे-5वें नंबर पे आता है उसके पास उसके वेट ही नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे तलहा तालिब से? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुईशा साहब, रजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और ये मेरा वादा है, मैंने आप लोगों से आज भी प्रोग्राम करते शुरू बात की थी कि इंशाल्लाह हम ओलंपिक के हवाले से स्पेशल एपिसोड करते हैं। रजी साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब आपके गेम्स आएँ तो आप मीडिया को आगाह करते हैं, ताकि ये हमारी जो मूवमेंट है 2024 में मेडल जीतने के हवाले से ये कंबाइन एफर्ट से ही मुमकिन है। आप सबका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ी कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम के आखिर से में बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, और मुजफ्फर भाई खूबसूरत वेन्यू पर ये मैचेस हो रहे हैं। बाग स्टैलियंस जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पहले 2 मैचेस में, उनके कप्तान शान मसूद भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से वीडियो लिंक के जरिए। शान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपकी टीम की परफॉर्मेंस की बात करूँगा, इंडिविजुअल की आउटस्टैंडिंग, बट मैंने इतना खुश खिलाड़ियों को कभी नहीं देखा। रिफ्रेश जितनी वहाँ की फुटेजेज आ रही हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट आ रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है तो बैकग्राउंड लोग देख रहे हैं, मैच हो रहा है तो वो भी, तो वन ऑफ द वंडरफुल वेन्यू, मोस्ट ब्यूटीफुल वेन्यू इन पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि ये जो पाकिस्तान की साइड है कितनी खूबसूरत है। पाकिस्तान एक आइडियल स्पॉट है टूरिज्म के लिए, तो इधर क्रिकेट खेलना जो हमारा खेल है
जो हमारा काम है उसके साथ उसका मिलाना, मिलजुलना आई थिंक बहुत अहमियत रखता है सारे क्रिकेटर्स के लिए, और एंजॉय कर रहे हैं इधर का मौसम, इधर का ग्राउंड और इधर के लोग स्पेशली। बिल्कुल। और शान, आपको कप्तानी बाग स्टैलियंस की मिली और आप इससे पहले PSL में कप्तानी कर चुके हैं, बतौर T20 प्लेयर इवॉल्व कर रहे हैं, एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंसेज आपकी होती हैं इस सीज़न के लिए। शान, पर्सनल गोल क्या है अलॉन्ग द कैप्टनसी ऑफ बाग स्टैलियंस, और आई थिंक जो शुरुआत आपकी रही है दैट मस्ट बी वेरी प्लीजिंग फॉर यू। देखें, फर्स्टली एज ए टीम जिधर भी आप जाते हैं आप एक अपने साथ कोशिश करते हैं कि उस टीम में एक कल्चर हो, वो एक टीम की तरह खेले और एक ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले जो लोगों को पसंद आए। ना सिर्फ जो क्रिकेट चला रहे हैं बल्कि क्रिकेट के शायकीन को भी पसंद है कि वो इस टीम को देख के कहें कि यार ये टीम थी जिसने क्रिकेट खेली है। तो ये एक यादगार, कोशिश करेंगे कि एक यादगार टूर्नामेंट अपने लिए बनाएं। अच्छा स्टार्ट लिया पर्सनली, बस इम्प्रूवमेंट करनी है अपने गेम में, जिधर मौका मिलता है उधर स्कोर करना है और एक्चुअली अपनी गेम को प्रोग्रेस करना है। स्कोर होता रहता है, रिजल्ट एंड गोल होता है हमेशा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी गेम में काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गेम की, सिचुएशन की, उसको अपने साथ अपने आप को उसके साथ इवॉल्व करना है। ठीक है शान, अगर मैं आपके स्क्वाड के अंदर नज़र डालूँ तो दिशान मलिक हैं, उमैद आसिफ हैं, इफ्तिखार हैं, इसके साथ साथ आपके पास दिशान ज़मीर हैं, फुरकान हैं, सुफियान और काफ़ी आपके पास यंगस्टर्स भी मौजूद हैं। बट ओवरऑल आपने अपनी टीम का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देखी और जो यंगस्टर्स स्पेशली कश्मीर से आपके पास शामिल हैं और आपके जो कंपेटिटर्स हैं बाकी जो 5 टीमें हैं, इस लीग के स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट पे आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो एटलीस्ट दिस फॉल्स समवेयर इन बिटवीन नेशनल T20 एंड PSL। 6 टीम्स हैं, तगड़ी टीम्स हैं, अपना अगर कॉम्बिनेशन दें, हर किसी का अपना स्टाइल ऑफ प्ले होता है। आई थिंक हमारी कोशिश ये थी कि एक तो यंग लड़के और फिर वो लड़के जो कुछ प्रूव करना चाहें, जो दूसरे फॉर्मेट्स में खेले हुए हैं या पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जो फ्रिंजेस में वो आके अपने आप को प्रूव करें, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सबके लिए कि अपना हाथ खड़ा करें और अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। बिल्कुल शान, ये KPL है, इसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आ रहा है, फिर इंग्लैंड है, फिर तो नेशनल T20, आज डोमेस्टिक का शेड्यूल भी अनाउंस हुआ। तो लॉट ऑफ T20 कमिंग अप, और वर्ल्ड T20 के लिहाज से अगर हम बात करें, आई थिंक दैट विल बी अ फेयर पॉइंट के लॉट ऑफ स्पेसेस टू बी ग्रैब्ड स्पेशली इन द मिडल ऑर्डर, या वहाँ पे अगर हम देखें तो अभी थोड़ा सा एक वो मामला है जिसमें अब लड़के की मोटिवेशन भी होती है कि परफॉर्मेंस दिखाई दे। तो ये जो KPL है शान, फॉर यू एंड फॉर सो मैनी प्लेयर्स जो कि शायद अभी नेशनल T20 टीम में नहीं है या लिमिटेड ओवर्स में, हाउ दैट KPL कैन हेल्प प्लेयर्स लाइक यू एंड एनी अदर जो कि इस वक्त कहते हैं ना, दे आर नॉकिंग द डोर्स? जी सर, आई थिंक गफ्फार भाई, सिंपल सा इसका एक आंसर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया कि एक अच्छे स्टैंडर्ड की लीग हो रही है। सारे आपके जो भी मौजूदा प्लेयर्स हैं वो इसमें खेल रहे हैं, कंपेटिटिव है, टेलीवाइज हो रही है पूरी दुनिया के सामने, और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्लेयर्स एक्सपोज होंगे। तो मे बी कोई इसमें से खुशकिस्मत निकलेगा जो एक ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म करे जो आगे किसी को जरूरत हो, कि किसी PSL फ्रेंचाइज को, पाकिस्तान टीम को, और इवन अभी नेशनल T20 आ रही है, वो काफी कंपेटिटिव एक टूर्नामेंट है जिसमें 6 टीमें होती हैं, और उसमें भी खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अब इतनी कंपेटिटिव हो गई है हमारी क्रिकेट। बिल्कुल। और शान, आखिर में आपके जो बाग स्टैलियंस के फैंस हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें, और कश्मीर के जो प्लेयर आपकी टीम में खेल रहे हैं या मुख्तलिफ टीमों में, तो इस रीजन के लिए ये कितनी बड़ी एक ब्रेक थ्रू और एक बड़ी चीज़ है कि यहाँ के यंगस्टर्स को डायरेक्ट आप जैसे सीनियर प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जलिन होने का मौका मिला है, खेलने का मौका मिला है, और आप कितने पुरुमीद हैं जो आपकी क्रिकेट की जर्नी रही है कि ये जो कश्मीर का जो हमारा खित्ता है, इसकी खूबसूरती की तो हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ से एक क्रिकेट टैलेंट भी निकल कर सामने आता रहे। एग्जैक्टली गफ्फार भाई, सबसे पहले हम खुशकिस्मत हैं कि हम आके कश्मीर के लोगों को सर्व कर रहे हैं, कश्मीर की क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ मुजफ्फराबाद जैसे और ग्राउंड्स बनेंगे और फैसिलिटीज़ बनेंगी, क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके जो ग्रास रूट चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो उस तरीके से मौजूद नहीं है जैसे बाकी बड़े शहरों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर क्रिकेट के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट होगी, क्रिकेट में पैसा लगेगा, और जो यहाँ टैलेंट है ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 2-2 प्लेयर्स मिनिमम हर टीम में खेल रहे हैं, और डिफरेंट आपको एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं जो अपना हाथ खड़ा करके परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे स्टेज पर। कई लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब मिलजुल के कश्मीर की क्रिकेट को प्रमोट करें।
और शायद मैं आखिर में, चूंकि आप कैप्टन हैं तो बहुत सारी आपकी इस टीम के बारे में सवाल तो होनी थे, बट ऑन लास्ट पर्सनल नोट के आपकी अपनी जो नेशनल टीम में कमबैक है और आपका ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, पर ऑब्वियसली ये अप एंड डाउन चलते हैं, बट आप कितने होपफुल हैं टू मेक अ कमबैक इन पाकिस्तान टेस्ट टीम, वनडे टीम? गफ़ार भाई देखें, मैं अपना गेम इम्प्रूव करना चाहता हूँ, जिधर भी खेलूँ उधर परफॉर्म करना चाहता हूँ और पाकिस्तान को ऑल फॉर्मेट्स में सर्व करना चाहता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू शान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड पाक स्टैलियंस फॉर द कश्मीर प्रीमियर लीग। पुनाब रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।